Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So we have completed chapter number vector algebra of your course, chapter number 10, and now we are up to chapter number 11, that is 3D, three-dimensional geometry. ठीक है. Although three-dimensional geometry last year भी आया था, if you recall the last year course, last year भी था, but last year chapter का नाम क्या था पता है? इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री. इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री. इस बार क्या है? थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री. सो can you guess the difference between the last year course of three-dimensional geometry and this year's course? Last year was just the introduction, and this year's is pure three-dimensional geometry. लास्ट ईयर बस केवल और केवल इंट्रो था, और एक तरीके से देखा जाए तो थ्री डी था ही नहीं, टू डी के कॉन्सेप्ट्स को थ्री डी में बस मॉडिफाई करके दिए हुए थे. ठीक है ना, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो. बट इस साल क्या है? प्योर थ्री डी है. मतलब इस साल तो ना दो के पीछे पड़ेगा इसके पीछे. ठीक है, मतलब वी विल डाइव इनटू द कॉन्सेप्ट्स डीपर एंड डीपर एंड डीपर. बहुत अच्छे से इस बार थ्री डी है हमारे पास, है ना. ठीक है. सो टॉकिंग अबाउट द सिलेबस, द चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू थ्री एक्सरसाइजेस. एक्सरसाइज नंबर 11.1, exercise number 11.2, and exercise number 11.3. Again, exercise 11.1 is just the introduction. आप कहोगे इंट्रोडक्शन तो लास्ट ईयर हो गया ना, तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा एंड थोड़ा सा लास्ट ईयर का रिवीजन कह दो, है ना. मतलब बेसिकली इट सेज अबाउट डीसीज एंड डीआरस एंड नथिंग एल्स. और छोटी सी इजी सी एक्सरसाइज है, और छोटा मोटा पिछले साल का रिवीजन है. ठीक है. और 13.2, इट इज ऑल अबाउट व्हाट? इट इज ऑल अबाउट इक्वेशन ऑफ लाइंस. इक्वेशन ऑफ लाइंस एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, उसके इर्द गिर्द के कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे. ठीक है. एंड 11.3 इज अबाउट इक्वेशन ऑफ प्लेन्स एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स. तो एक्चुअल चैप्टर तो एक्सरसाइज नंबर 11.2 से शुरू होगा, है ना. एक्सरसाइज नंबर 11.1 इज वेरी वेरी इजी. ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन भी इजी है और इसकी एक्सरसाइज भी इजी है. अब आज आप लेट आए हो, नहीं तो वो इतनी इजी है कि इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज एक ही क्लास में हो सकती है. इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज एक ही क्लास में हो सकती है. बट अब तो नहीं कर पाएंगे, तो अब इंट्रोडक्शन तो कर लें एटलीस्ट. ठीक है, तो शुरू करें. थोड़ा सा ओवरव्यू समझ में आया? इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर है, डीसीज एंड डीआरस इंक्लूडेड है. 11.2 में से फिर अपन बिल्कुल डाइव मारेंगे, उसमें छलांग मारेंगे, और समुद्र है गहरा बहुत, उसमें गहराई गहराई में चलते चले जाएंगे, है ना. लाइंस के बारे में है, एंड देन फिर 11.3 इज ऑल अबाउट प्लेन्स. अच्छा, वन मोर थिंग, वी विल, अच्छा 11.1 में तो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन 11.2 एंड 3 से फिर हम क्या इसमें वेक्टर अलजेब्रा को भी जोड़ देंगे. हालांकि थोड़ा बहुत 11.1 में भी जुड़ा हुआ है, बट इतना ज्यादा नहीं, ऊपर ऊपर से. यहाँ पे तो फिर पूरा ही जुड़ जाएगा. इसलिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर पढ़ा हुआ होना कंपलसरी है, अदरवाइज यू कैनॉट स्टार्ट दिस चैप्टर. पूरा इसका रोल है इसके अंदर. ठीक है, चले हम आगे. ओके. अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक्सरसाइज नंबर 11.1 जो है, उसमें एक तो प्रीवियस क्लास का रिवीजन है ना. तो प्रीवियस क्लास का रिवीजन की बात करें तो लास्ट ईयर तक हम टू डी, लास्ट ईयर जब ये चैप्टर आया था तो हम टू डी से थ्री डी में शिफ्ट हो गए थे. तुम शिफ्ट हुए थे, क्या क्या चेंजेस हुए थे फटाफट से उसको रिकॉल करते हैं. 10वीं क्लास तक हम टू डी में रहते थे लाइक दिस. दिस वाज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, एंड दिस वाज कॉल्ड एज वाई एक्सिस, वाई वाई डैश. अब इस साल नहीं, अब पिछले साल ही हम थ्री डी में शिफ्ट हो गए, है ना. थ्री डी में शिफ्ट हो गए तो अब हमारी तीन एक्सिस हो गई. ठीक है, जिसको हम इस तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव. अब इस चीज को समझने में इसलिए दिक्कत नहीं आ रही होगी क्योंकि ये थोड़ा बहुत हमने वेक्टर में भी सीख लिया, तो इसलिए दिक्कत नहीं आ रही होगी. ठीक है, पर फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं. सो दिस इज व्हाट कॉल्ड पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पॉजिटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस. सर की नेगेटिव साइड्स कहाँ है? ये लो देख लो. वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड ये वाई डैश. ओके. जेड एक्सिस की नेगेटिव साइड ये जेड डैश. एंड एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड जो है, मैं प्रैक्टिकली नहीं बना सकता क्योंकि ये एक्स एक्सिस स्क्रीन से बाहर आ रही है और एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड स्क्रीन को काट के पीछे जा रही है. तो जो बाहर आती हुई साइड है वो भी मैंने जुगाड़ तरीके से बनाई है ताकि थोड़ा सा समझ आ जाए. तो अंदर जाती वाली को भी मैं ऐसे जुगाड़ तरीके से बना सकता हूँ इफ आई वांट. तो प्रॉब्लम होगी ना लेकिन बनाने में.
इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इनकी पॉजिटिव साइड्स ही बना देते हैं, नेगेटिव साइड्स बनाते ही नहीं है किसी की भी, ना एक्स की, ना वाई की, ना जेड की। और अंडरस्टूड मान लिया जाता है कि यही हमारा 3D स्पेस है और ये हमारा 2D प्लेन था पहले। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? चाहे से हम एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस में जाएं 2D में, तो भी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलता था, और चाहे से अब अपन 3D में जाए तो भी ये एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड वाई एक्सिस से जेड एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेगा। ये चीजें सेम है। फिर कल तक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर थे। आज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली मतलब ये इससे परपेंडिकुलर है, ये इससे परपेंडिकुलर है, ये इससे परपेंडिकुलर है। और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्चुअली द फ्लोर, एक्स इज एक्चुअली द फ्लोर। हम इसको डेमोन्स्ट्रेट करें तो एक्स एक्सिस एक्सिस एक फ्लोर होता है, एक प्लेन होता है। मतलब ये जो प्लेन है ना वो यहाँ रखा हुआ है, अब यहाँ से हाइट पकड़ लिया हमने तो हम स्पेस में आ गए, या ऊपर चलेगा या नीचे पाताल लोक में चलेगा, कुल मिला के कहीं पर भी हम हाइट पकड़ लें या डेप्थ पकड़ लें तो वी आर इनटू द स्पेस। और जब तक हम एक्स और वाई में थे तब तक हम फ्लोर पे थे। इज दिस, आर दिस ऑल थिंग्स क्लियर टू यू? ठीक है। अब ये तो अंडरस्टूड है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th में हम क्या करते थे, पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स निकालते थे, डिस्टेंस निकालते थे, वो सब 2 कोऑर्डिनेट्स में निकलते थे, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो अब अपन 3D में तो 3 कोऑर्डिनेट्स में निकलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। फाइन, चलें आगे। ओके, अब इसको मैं डिलीट करूं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं पर्टिकुलरली आता हूँ पहली से। देखो 3D के बारे में ज्यादा इसने नहीं बताया क्योंकि इंट्रोडक्शन तो लास्ट ईयर हो गया। देखो सबसे पहला टॉपिक ही क्या कहता है ये, सीधे सीधी बात, नो बकवास, सीधे मुद्दे पे आ गया कि ये लो साहब पहली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पकड़ लो। पहली एक्सरसाइज में यही आ रहा है, क्या आ रहा है, डायरेक्शन कोसाइज, जिसको डीसीस बोलते हैं, लास्ट वेक्टर अलजेब्रा से सीख के, एंड डी आर्स ऑफ अ लाइन। सो दिस कैन बी कॉल्ड एज एक्सरसाइज नंबर 11.1 का इंट्रोडक्शन। ये एक्सरसाइज 11.1 का इंट्रोडक्शन आ गया, चैप्टर इंट्रोडक्शन हो गया। एक्चुअली चैप्टर इंट्रोडक्शन पिछले साल ही हो गया था, है ना भाई। 3D के बारे में समझाना ही तो है, तो समझा दिया मैंने, रिकॉल भी करवा दिया। अब अपन पहली एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो क्या टॉपिक है, डीसीज एंड डीआरस ऑफ ए लाइन। अभी अपन डीसीज एंड डीआरस पढ़ के तो आए, वो क्या थे फिर, व्हाट वर दोस, बताओ। अभी अपन डीसीज डीआरस पढ़ के आए हैं, तो फिर से क्यों पढ़ रहे हैं, वो क्या थे और ये क्या है, व्हाट्स द डिफरेंस, पहले जो पढ़ के आए और अब जो पढ़ के आए उसमें डिफरेंस क्या है। वो वेक्टर के थे, ये लाइन के हैं। सो बेसिकली डिफरेंस ये है कि लाइन और वेक्टर का, तो अगर मैं लाइन और वेक्टर के बीच में डिफरेंस समझ लूं तो उनके डीसीज और डीआरस के बीच का डिफरेंस भी मैं समझ पाऊंगा या स्टैब्लिश कर पाऊंगा कि साहब ये डिफरेंस है। तो सोचो जरा, लाइन और वेक्टर में क्या डिफरेंस हो सकता है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड वेक्टर। ध्यान से सोचो। दोनों स्पेस में है, प्लेन पे भी हो सकती हैं, क्योंकि हम स्पेस में तो आ ही चुके हैं, लास्ट चैप्टर में भी चले गए, और फिर पिछले क्लास से भी हम स्पेस में ही हैं, वहीं घूम रहे हैं। बताओ, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड वेक्टर। चलो 10वीं क्लास में लेके चलते हैं। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट। लाइन तो इनफाइनाइट होती है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। लाइन इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स विच वेरीज इनफाइनाइटली। लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है, दो एंड पॉइंट्स हैं, यानी कि सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा। तो लाइन का सेगमेंट कर दिया, टुकड़ा कर दिया, तो टुकड़ा कर दिया तो फिक्स हो गई लेंथ। ठीक है। अब वेक्टर क्या था, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। क्या था, हाँ, जिसमें डायरेक्शन हो और लेंथ हो। तो ये शॉर्टकट डेफिनेशन याद रखो ना, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्शन हो और सेगमेंट हो, यानी कि टुकड़ा, दो एंड पॉइंट्स फिक्स हो, लेंथ हो, फिक्स लेंथ हो। तो लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस चाहिए, लाइन और वेक्टर में डिफरेंस चाहिए, तो वेक्टर तो लाइन सेगमेंट है, वेक्टर तो लाइन सेगमेंट है, तो लाइन और लाइन सेगमेंट का ही डिफरेंस सोच लो पहली चीज तो। भाई आपको लाइन और वेक्टर में डिफरेंस चाहिए, लाइन आप 10वीं क्लास में सीख के आए थे, वेक्टर आप गया इसमें 12वीं क्लास में सीखे हो। वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो लाइन और लाइन सेगमेंट का डिफरेंस, पहला डिफरेंस होगा लाइन और वेक्टर का। तो क्या डिफरेंस हो गया, इसकी लेंथ नहीं होती, इसकी लेंथ होती है, पहला डिफरेंस आ गया ना। उसमें इनफाइनाइट लेंथ होती है, इसमें फिक्स लेंथ होती है, 10 यूनिट 20 यूनिट, इसका फिक्स मैग्नीट्यूड होता है, उसमें कोई फिक्स मैग्नीट्यूड नहीं होता है। तो पहला डिफरेंस समझ आया। दूसरा डिफरेंस, वेक्टर की एक डायरेक्शन होती है, लाइन की दो डायरेक्शन।
वेक्टर सपोज करो यहां से स्टार्ट हुआ तो उसकी डायरेक्शन हो गई, वी कैन से नॉर्थ ईस्ट, राइट? या फिर आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में भी बता सकते हैं। लाइन अगर ये होता तो यहाँ भी एरो होता, उसकी दो डायरेक्शन हो गई, एक इधर, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। बस दो ही तो डिफरेंस है, दो ही तो डिफरेंस है। एक डिफरेंस है कि कोई लेंथ नहीं है और उसमें एक लेंथ है। एक डिफरेंस ये है कि वेक्टर में एक डायरेक्शन है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। यहाँ पे दो डायरेक्शन है, दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब एक डायरेक्शन पता है तो दूसरी डायरेक्शन उसका अपोजिट है। और अगर एक डायरेक्शन आपको आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में पता है तो दूसरी डायरेक्शन उसका नेगेटिव माना जाएगा। जैसे वो 3 i कैप प्लस 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 5 k कैप है, तो दूसरी डायरेक्शन हो जाएगी -3 i कैप -4 j कैप -5 k कैप। हमने वेक्टर की दुनिया में भी पढ़ा है कि अगर वेक्टर अपनी डायरेक्शन चेंज कर दे तो एक दूसरे का नेगेटिव होता है। हाँ, तो बस दो डायरेक्शन है इसमें, उसमें एक ही डायरेक्शन है, समझ आया? ठीक है। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दो चीज का डिफरेंस हमको समझ में आया। ठीक है, वन मोर थिंग कि अगर मेरे पास एक इनफाइनाइट लाइन गिवन है ऐसे आर पार, तो उसमें से मैं 10वीं क्लास में तोड़ तोड़ के लाइन सेगमेंट निकाल लेता था। एक लाइन सेगमेंट यहां से निकाल ली, ए बी, राइट, है ना, बी सी एक और निकाल ली, फिर पी क्यू एक और निकाल ली। अलग अलग मैं दो एंड पॉइंट्स फिक्स करके लाइन सेगमेंट तोड़ सकता हूँ। तो आज की तारीख में मैं एक लाइन में से वेक्टर भी तोड़ सकता हूँ। मतलब कल तक लाइन सेगमेंट लाइन पे लाया कर रहा था, आज वेक्टर भी लाइन पे लाया कर सकता है। कैसे? ये पॉइंट फिक्स कर दें और यहाँ एरो लगा दे तो वेक्टर पी क्यू इस लाइन एल पर है ना। ठीक है, क्लियर है? तो ये चीज समझ में आ गई। वेक्टर कैन लाई ऑन द लाइन या लाइन कैन पास थ्रू ए वेक्टर। ठीक है, बस जब लाइन पास करेगी तो वो पीछे से कहाँ से आ रही है नहीं पता, आगे कहाँ जाएगी नहीं पता। वेक्टर में क्या होता है, फिक्स पता होता है कि कहाँ जा रही है वो पता होता है, लेकिन कहाँ तक जा रही है वो भी पता होता है, कहाँ तक जा रही है वो भी पता होता है, उसकी फिक्स लेंथ है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी को भी? ठीक है, मैं एक चीज और कह रहा था फिर मिस हो रही है। लाइन बता दिया, वेक्टर बता दिया, लाइन सेगमेंट बता दिया, तीनों में बेसिकली आपको डिफरेंस पता है। हाँ, वन मोर थिंग, अब जब ये मैं लाइन की बात कर रहा हूँ तो लाइन की बात तो सर हम 10th क्लास में भी करते थे। ओ हाँ, 10th क्लास में भी लाइन की हम बात करते थे। फिर 11th क्लास में भी हमारा एक स्ट्रेट लाइन चैप्टर आया, और अभी अपन 12th में बात कर रहे हैं। तो मोटे तौर पे डिफरेंस देखें, देखो 10th क्लास में लाइन के बारे में बात करते थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसकी इक्वेशन होती थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस नहीं सी जेड थोड़ा ना होता था, इक्वल टू सी प्लस सी इक्वल टू जीरो, 2D में ही तो है, ये होती थी। यानी कि क्लास 10th में लाइन के बारे में जानना, बस ये जानना होता था, हर एक इक्वेशन एक एक पर्टिकुलर लाइन को रिप्रेजेंट करती थी। और अगर इक्वेशन बनानी हो या इक्वेशन से लाइन बनानी हो तो एक ही बिल्कुल बोरिंग सा तरीका होता था, एक्स की अलग अलग वैल्यू डालो, वाई की अलग अलग निकालो, एक्स की अलग अलग डालो, वाई की अलग अलग निकालो, बड़ा सा बोरिंग सा तरीका, 3 सॉल्यूशंस निकालते थे अपन, फिर पॉइंट से पॉइंट कलेक्ट करके लाइन बनाते थे। और बच्चों वाला तरीका था, लेकिन बेसिक तरीका वही है ही वही। फिर जब हम 11th में आए तो 11th में हमने लाइंस की अलग अलग इक्वेशन सीखी, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और भी थी लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन मानी गई है हिस्ट्री में एक स्ट्रेट लाइन की, ओके, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन देती है कि स्लोप क्या है और वाई इंटरसेप्ट क्या है, और वाई इंटरसेप्ट क्या है। क्यों है ये इंपॉर्टेंट? क्योंकि आप एक लाइन की इस फॉर्म में इक्वेशन गिवन हो और इस फॉर्म में इक्वेशन गिवन हो तो आप इस फॉर्म से जल्दी से वो लाइन ड्रॉ कर लोगे बजाय कि इस फॉर्म से। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे इक्वेशन दे दी, 3x प्लस 2y प्लस या -7 इक्वल टू 0। अब आप खाक पता लगाओगे ये लाइन कहाँ है प्लेन पे, जब तक आप एक्स और वाई के सॉल्यूशंस नहीं निकालते हुए, एक्स की अलग अलग वैल्यू डालो, वाई की अलग अलग पुट करो, डालो पुटअप करो, डालो पुटअप करो, इस तरीके से 3 सॉल्यूशंस निकाल के ही आप 2D पे उस लाइन को पॉइंट से पॉइंट कनेक्ट करके बना पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप बड़ी आसानी से बना पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मतलब इतनी आसानी से भी नहीं है कि एग्जैक्टली बना दी, लेकिन आइडिया ले पाएंगे कि हाँ ये लाइन यहाँ होगी, है ना। कई बार हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एग्जैक्ट लाइन नहीं ड्रॉ करनी होती, एक आइडिया वाली, बस आइडिया पता चल जाए कि ऐसे इस तरीके से वो इंक्लाइंड होके जा रही है, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इधर से क्या होगा, सपोज करो मैंने आपको कहा y इक्वल टू 3x प्लस 2, ठीक है ना। या अगर थ्री, चलो एक बार 3x ले लेते हैं, तो आपको क्या पता चला, स्लोप क्या है 3 और y इंटरसेप्ट क्या है 2। पता चल गई दो चीजें। अब देखो कितनी जल्दी लाइन बना रहा हूँ, ऐसे ऐसे, y को 2 पे काट रही है, 1 2 यहाँ से पास होती जाएगी कुछ भी हो जाए, और स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव मतलब एक्यूट एंगल, दैट्स इट, बन गई। स्लोप पॉजिटिव मतलब एक्यूट एंगल, और स्लोप नेगेटिव होता तो ऑब्ट्यूज एंगल। अब ये कितना इंक्लाइंड हो रही है सर, ये यहां से
ऐसे जा रही है या ऐसे जा रही है, ये सारे एक्यूट एंगल्स हैं, ये ऐसे जा रही है या ऐसे जा रही है, तो उतना सोचना जरूरी भी नहीं है ना, क्योंकि कौन सा हम ज्योमेट्री का क्वेश्चन कर रहे हैं कि एग्जैक्ट एक एक इंच नाप के लिखना है अपने को ना। हम तो एक मतलब एक लाइन की बस एक आइडिया ले रहे हैं भाई कहाँ से पास थ्रू हो रही है, तो यहाँ से जल्दी बन पाई, यहाँ से बन पाई क्या, सोचो जरा। आप सोच सकते हो कि ये कहाँ से तो पास हो रही है, ऐसे टेढ़ी है कि ऐसे टेढ़ी है, नहीं बता सकते, तो ये वाली ज्यादा क्रूशियल मानी गई। ओके, अब आ जाओ 12th क्लास में। तो 11th क्लास में y इक्वल टू mx प्लस सी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन थी, लाइन के बारे में बात करें। और दूसरी चीज, लाइंस को उसके स्लोप से बहुत ज्यादा पहचाना जाता था, मतलब लाइंस का डिसीजन उसका स्लोप करता था, लाइंस कैसे जाएगी या स्लोप, उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी देती थी। बहुत सारे क्वेश्चन है जो स्लोप से ही सॉल्व हो जाते थे, या यूं कहूं 11th क्लास में लाइंस का एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता था स्लोप, क्रूशियल पार्ट होता था स्लोप 2D के अंदर। किसमें? क्योंकि लाइन हमने 3D में भी पढ़ी है 11th में, लेकिन 3D में स्लोप की बात नहीं करी, पता है क्यों? 3D में स्लोप जैसी कोई चीज ही नहीं, एज फार एज लाइन इज कंसर्न। लाइन की 3D में स्लोप जैसी कोई चीज ही नहीं है, फिर क्या है? डीसीज एंड डीआर। तो जो स्लोप काम करता था 2D में, वो डीसीज एंड डीआर करेंगे, यही एंगल बताएंगे, यही आपको बताएंगे कि कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है। जैसे वो स्लोप बताता था अभी, जैसे स्लोप ने बताया कि एक्यूट एंगल बनाएगी, यहाँ से पास थ्रू होगी, ये वाई इंटरसेप्ट ने बताया, स्लोप वाली इक्वेशन ने बताया। तो जो स्लोप का काम 11th, मतलब 11th नहीं कहूंगा, 2D कहूंगा, 2D में जो स्लोप का काम है वो 3D में डीसीज एंड डीआर्स का काम है। ओके, अब इसकी इक्वेशन कैसी बनेगी मैं अभी नहीं खोल रहा हूँ, क्योंकि वो तो सेकंड एक्सरसाइज में आ ही जाएगा। इक्वेशन ऑफ ए लाइन अभी बताऊंगा तो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ ए लाइन सेकंड एक्सरसाइज में आएगा। लेकिन आप बस इतना याद रखो, 12th में जो लाइन का करता धरता है वो ये है, बस ये पता है, या तो ये या तो ये, तो लाइन के बारे में बहुत कुछ उसमें पता है। ठीक है, अब बात करें, अब बात करते हैं कि सर डीसी डीआर क्या है। वही है, सेम वही है जो वेक्टर में थे, सेम वही है जो वेक्टर में थे। अब पहले एक बार फटाफट से वेक्टर को रिकॉल करते हैं कि वेक्टर में डीसी एंड डीआर क्या थे। तो वेक्टर में सपोज करो एक वेक्टर है, ठीक है, तो वेक्टर में डीसी एंड डीआर पता है क्या थे? ये वेक्टर जहां भी खत्म हो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे 3, 2, 7, तो यही डीआर से, यही डीआर से नहीं, डीसीज ये नहीं थे, डीसीज तो फिर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर गया ना। ये जो उसके जहां वो एंड हो रहा है उसके टर्मिनल पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वही डीआर से, वेक्टर में, वेक्टर में वही डीआर से। एंड व्हाट अबाउट डीसीज? डीसी क्या थे? डीसी इसी डायरेक्शन में जाता हुआ यूनिट वेक्टर जहां खत्म हो उसके कोऑर्डिनेट्स हुआ करते थे। और वो निकाले कैसे जाते थे? इस पूरे वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, मान लो 5 यूनिट का है तो 5 से डिवाइड कर दो, 6 यूनिट का है तो 6 से, जैसे सपोज करो 5 यूनिट का, 2, 3, 4, 5, तो 5 से डिवाइड कर दो तो आप उठ के यहाँ आ गए। पहले 5 मैग्नीट्यूड के थे, भाई 1 मैग्नीट्यूड के। अब ये जो खत्म हो रहा है इसके जो कोऑर्डिनेट थे वो डीसीज होते थे। जो एक्चुअल वेक्टर है वो जहां खत्म हो रहा है वो तो डीआर, और जो उसी का 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकाल लूं वो जहां खत्म हो और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हो, कुछ भी है, समथिंग कॉमा समथिंग कॉमा समथिंग, जो भी कोऑर्डिनेट्स हो वो होते थे डीसी, एक वेक्टर की बात करें तो। ठीक है, देखो डीसीस एंगल्स नहीं होते थे, डीसीस निकालने के लिए कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा निकाला जाता था। डीसीस निकालने के लिए वो एक्चुअली एग्जैक्टली इसके इक्वल निकलते थे, जिसको अपन एल एम एन भी कहते थे, और इनको अपन ए बी सी भी कहते हैं। ठीक है ना, सेम टू सेम लाइन में भी एबीसी एंड एलएमएन ही कहेंगे। डीआर को क्या कहेंगे? एल एबीसी, डीसी को क्या कहेंगे? एलएमएन। बट वो कैसे होते हैं, कितने होते हैं, कितने सेट्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो एक वेक्टर के केस में तो डीआर का भी एक ही सेट है, डीसी का भी एक ही सेट, क्योंकि जहां पे खत्म हुआ वो फिक्स पॉइंट है। इनफाइनाइट लाइन थोड़ी ना, इनफाइनाइट लेंथ थोड़ी ना, इसकी फिक्स लेंथ है ना, तो कहीं तो खत्म होगा, कहीं तो खत्म होगा, तो वो इसके डीआर हैं। और डीसी तो वैसे भी एक सेट ही होते थे, डीआर पे। अब लाइन के केस में सुनना ध्यान से, लाइन के केस में इनफाइनाइट सेट्स बनेंगे डीआर के। क्यों? क्योंकि लाइन की फिक्स लेंथ तो है नहीं, लाइन की फिक्स लेंथ तो है नहीं। अगर आप यहाँ पे रोक दो तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो डीआर हैं, यहाँ पे रोक दो तो इसके कोऑर्डिनेट्स है वो भी इसके डीआर है। यानी कि इस लाइन पर लाए होने वाले हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डीआर का सेट है। इस लाइन पे लाए होने वाले हर एक पॉइंट, कितने पॉइंट? इनफाइनाइट पॉइंट्स है, लेंथ तो फिक्स है नहीं, कहाँ रोकूं मैं?
तो हर एक पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं तीन तीन एक्स वाई जेड, वही इसके डी आर हैं इस लाइन के। तो बहुत सारे इनफाइनाइट सेट हो गए। एंड नाउ लेट अस टॉक अबाउट डीसीस। तो डीसीस कैसे निकालते थे, वही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके इधर भी। तो सर फिर मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो फिर तो एक ही सेट बनेगा? नहीं, दो बनेंगे। क्यों? क्योंकि वेक्टर में एक डायरेक्शन है, इसमें दो डायरेक्शन है। वेक्टर में एक डायरेक्शन है और इसमें दो डायरेक्शन है। और सपोज करो आप मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी करते हो, रूट ऑफ जो भी करते थे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऐसा करते थे। तो पिछली बार वेक्टर के केस में तो हम इसको पॉजिटिव ही मान लेते थे, लेकिन रूट से निकलेगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा ना। तो मैथमेटिकली भी दो आंसर्स आ रहे हैं। लेकिन लास्ट चैप्टर में तो अपन माइनस वाली साइन को इग्नोर कर देते थे बिकॉज वी आर गोइंग इनटू वन डायरेक्शन। लेकिन इस बार क्या है, प्लस और पीछे अपोजिट डायरेक्शन में माइनस। तो डीसीज के दो सेट, डीआर के इनफाइनाइट सेट लाइन के। वेक्टर में डीसीज का भी एक सेट, डीआर का भी एक सेट। ये डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, चलो अब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा से बात करते हैं कि इससे डीसीज कैसे निकालते हैं। तो अगर एक थ्री डी के अंदर, एक थ्री डी स्पेस के अंदर मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया, लाइक सॉरी लाइक दिस, लाइक ये थ्री डी स्पेस होता था, बोलो ये थ्री डी स्पेस होता था। तो एक लाइन, सब अब लाइन इमेजिन करनी पड़ेगी। मैं बना रहा हूँ, आपको लगेगा टू डी में, बट ये टू डी में नहीं है ना। मैं कैसे बनाऊँ, ऐसे बना देता हूँ। अब ये लाइन फ्लोर पे भी नहीं है, फ्लोर से भी हवा में। आपको लग रहा है सर शायद फ्लोर पे बना दिया आपने, अब हवा में कैसे बनाऊंगा ना। ये फ्लोर पे भी नहीं है, ये हवा में लेट्स से ना, थोड़ा सा ऊपर है इससे। ठीक है, इमेजिन हो पा रहा है? ये फ्लोर है। तो थ्री डी इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, है ना। तो ये हमारी लाइन एल है। तो जैसे 11th में हम बात करते थे कि जो स्लोप होता है एक लाइन का, वो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना है उसका टेन थीटा निकालो। एम इक्वल टू टेन थीटा निकालते थे। पॉजिटिव साइड ऑफ, जैसे ये टू डी स्पेस है, ये लाइन मान लो ऐसे बन रही है। तो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल बना, इस थीटा का आप निकाल लो टेन थीटा। तो हमको पता चल जाएगा इसका स्लोप इक्वल टू एम। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने कहा, यहाँ पे जो स्लोप है वो वहां पे डीसीस एंड डीआरस एंड डीसीस एंड डीआरस में भी पर्टिकुलरली डीसीस, क्योंकि डीआरस तो बहुत सारे हैं। पर्टिकुलर डिसीजन डीसीस लेते हैं, या वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि लाइन कैसी है इधर, है ना। तो जो इधर स्लोप है वो उधर डीसी है। तो डीसी निकालने का तरीका क्या था, जो वेक्टर में था कि पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसके कॉस निकाल लो। कॉस अल्फा, इधर टेन निकालते थे, इधर कॉस। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो उनका नाम क्या रख दिया, डायरेक्शन कोसाइंस। कोसाइंस मतलब कॉस, और डायरेक्शन वो बताते हैं, इसलिए वो ही करता धरता है, वही हमारे इस लाइन के डिसाइडर है कि लाइन कैसे जाएगी, कहाँ से जाएगी। हाँ, इसमें डायरेक्शन ये बताएंगे, उसमें डायरेक्शन टेन थीटा बताता था। उसमें थीटा क्या था, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा क्या है, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंड जेड एक्सिस के साथ गामा। पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। अब ध्यान से सुनना जो मैं कहने वाला हूँ। टू डी के अंदर पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस ये थी, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस ये थी, राइट। यहाँ पे पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ भी दो एंगल बनेंगे। अब थोड़ा सा इमेजिनेशन को और डेप्थ में लेके जाना पड़ेगा। देखो मेरी बात सुनो, लेट से अब स्पेस में हूं ना मैं, तो एक एक्सिस आ रही है यहां से बाहर, है ना, ये एक्सिस आ रही है इससे बाहर। तो पॉजिटिव साइड तो ये है, नेगेटिव साइड तो उसके पीछे है ना। तो मैं तो पॉजिटिव साइड की बात कर रहा हूँ, यानी पीछे वाले की तो बात ही नहीं करूंगा, इसकी बात करूंगा। अब ये तो एक्सिस है और ये लाइन है, ये लाइन ऐसे मान लो। तो आप ध्यान से सोचो, इधर से और इधर से दो एंगल बनेंगे। एक पेन दो, एक पेन दो। ये तो एक्सिस है, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये लाइन है। अब आप देखो, ये लाइन और ये एक्सिस के साथ एक एंगल ये, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये, एक एंगल ये बन रहा है। क्या हवा में होगी लाइन, हवा में होगी तो एक्सिस सपोज करो यहाँ पे आ रही है। तो सपोज करो वो हवा में है, तो फिर उसको शिफ्ट करके चेक किया जाएगा ना क्या एंगल है। कहीं ना कहीं तो बिट रही होगी। कोई भी स्पेस में अगर लाइन है, लाइन तो इनफाइनाइट जाती है ना। मान लो ये हवा में ऐसे, और मैंने कहा एक्स एक्सिस एंगल बनाओ, तो इनफाइनाइट लेके जाओ उसको वहां तक भिड़ाओ और फिर चेक करो। लाइन तो इनफाइनाइट जाती है, तो वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ कहीं तो भिड़ेगी ना। अभी मान लो उसकी इतनी लेंथ दे रखी है यहाँ से लेके यहाँ तक,
तो वो आगे जाके भिड़ेगी एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ, कहीं तो भिड़ेगी। तो सपोज करो ये भिड़ गई। अब आप ये चेक करो इसका एंगल क्या है। तो एक एंगल यहां से, एक एंगल यहां से है या नहीं है। अब यहां से जो एंगल बनाया, यहां से जो एंगल बनाया, आप ऐसे कह सकते हो क्या ये पॉजिटिव साइड है या नेगेटिव साइड है? नहीं, दोनों ही पॉजिटिव साइड है, क्योंकि नेगेटिव साइड तो है ही स्क्रीन के पीछे। ये लाइन उठ के उधर चली जाए तब नेगेटिव साइड के साथ वापस दो एंगल बना रही है, और उठ के इधर आ जाए तो वापस पॉजिटिव साइड दो एंगल बना रही है। 2D में तो क्या होता था, पॉजिटिव साइड के साथ एक ही एंगल बनता था, नेगेटिव साइड के साथ एक ही एंगल बनता था। क्यों? क्योंकि 2D में पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड का मतलब होता था राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। अगर हम राइट साइड से काउंट कर रहे हैं तो पॉजिटिव साइड, अगर हम लेफ्ट साइड से काउंट कर रहे हैं तो नेगेटिव साइड। और 3D में तो क्या है, दीवार के अंदर बाहर है, दीवार के बाहर है पॉजिटिव साइड और दीवार के अंदर है नेगेटिव साइड। समझ गए? जैसे ये एक्स एक्सिस है तो ये पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड इस कोने से इधर, है ना। वाई एक्सिस ये है इस कोने से उधर, और जेड एक्सिस ये है तो नीचे पाताल लोक में। तो 3D के अंदर जो नेगेटिव साइड्स हैं वो तो अज्यूम की जाती है, वो तो दिख ही नहीं रही अभी। तो पॉजिटिव साइड के साथ भी अगर कोई लाइन बढ़ाए तो दो एंगल बन रहे हैं, फिर उसको उठा के उस कमरे में ले जाएं तो भी दो एंगल बन रहा है। इस प्लाट में ले जाएं वाई एक्सिस नेगेटिव साइड तो उधर भी दो एंगल बन रहा है, पाताल लोक में ले जाएं तो भी दो एंगल बन रहा है। ठीक है। 3D में पॉजिटिव के साथ भी दो एंगल, नेगेटिव के साथ भी दो एंगल, और सॉरी वाई एक्सिस के साथ भी दो एंगल, जेड एक्सिस के साथ भी दो एंगल। जबकि 2D में क्या होता था, एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव साइड एक ही एंगल बनाती थी एंड नेगेटिव साइड भी एक ही एंगल बनाती थी। ये चाहे सारी चीज क्लियर है, हम बोलो। तो दोनों के साथ करेगी ना, ऑब्वियसली तीनों के साथ करेगी, छह बनेंगे। हाँ, लेकिन हम पॉजिटिव साइड का ही चेक करेंगे ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, हम पॉजिटिव साइड का ही चेक करेंगे। क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस का जो एंगल बनते हैं वो होते हैं। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? जैसे सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, तो आप चेक करो एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है ना। ये है पॉजिटिव साइड ना, इनमें से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल में से कोई भी नेगेटिव साइड के साथ एंगल थोड़ी ना है। नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस तो है ही अंदर इसके पार। समझ गए? अब यहाँ पे आ जाओ, ये वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस के साथ भी दो एंगल बन रहे हैं, ऐसे और ऐसे। नेगेटिव साइड तो है ही इधर, उससे तो भिड़ंत ही नहीं हुई। अच्छा चलो ऐसे समझो, 2D में तो पॉजिटिव साइड के साथ भिड़ंत होती थी, तो एक ही उसी उसी जगह पे नेगेटिव साइड से भी भिड़ंत हो रही है, क्योंकि 2D में पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड के डेफिनेशन लेफ्ट और राइट है बस। यहाँ पे तो पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दो अलग अलग एक्सेस में है, एक अंदर एक बाहर है। तो अगर पॉजिटिव साइड से भिड़ंत हो रही है तो पॉजिटिव साइड से ही हो रही है, और नेगेटिव साइड से हो रही है तो नेगेटिव साइड से ही हो रही है। इधर भी पॉजिटिव साइड से हो रही है तो पॉजिटिव साइड से हो रही है, और नेगेटिव साइड से हो रही है तो नेगेटिव साइड से ही हो रही है। या तो इससे हो रही है या इससे हो रही है, ऐसे समझो, या तो इससे हो रही है या फिर इससे हो रही है। उसमें तो कहीं पर भी बढ़त कराओ दोनों साइड से हो रही है, दोनों साइड से एंगल मेजर किया जा सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। हाँ। हम्म। ये पॉजिटिव साइड से बना रही है इधर। देखो 2D के अंदर ऐसा नहीं है कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। 2D के अंदर अगर आपको एंगल मेजर करना है तो राइट साइड से मेजर करना होता है, पॉजिटिव साइड से मेजर करना, और लेफ्ट साइड से मेजर करना होता है, नेगेटिव साइड से मेजर करना। और यहाँ पे तो पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड लाइनें ही दो अलग अलग है, क्योंकि हम 3D में आ गए। तो हर चीज दोगुनी हो गई, हर चीज दोगुनी हो गई। समझ गए ना? यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? ठीक है। अब सुनो, तो यहाँ पे अगर मान लो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना रही है, तो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ही पाई माइनस अल्फा भी बन रहा है। यस और नो? पाई माइनस अल्फा ने 180 माइनस अल्फा बन रहा है, नहीं बन रहा? वहां पे क्या होता था, अगर यहाँ थीटा बना रही है तो पाई माइनस थीटा नेगेटिव साइड से माना जाता था। यहाँ पे ये अभी पॉजिटिव साइड ही चल रही है, यानी पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ही अल्फा और पाई माइनस अल्फा बनेगा। पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस के साथ ही बीटा और पाई माइनस बीटा बी बनेगा। और पॉजिटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस के साथ भी गामा और पाई माइनस गामा भी बनेगा। ठीक है। तो डीसी का एक सेट तो मिलेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा से, और दूसरा सेट मिलेगा कॉस पाई माइनस अल्फा कॉस पाई माइनस बीटा एंड कॉस पाई माइनस गामा। सर ये काम वेक्टर में क्यों नहीं करते थे? वेक्टर में पिछली डायरेक्शन नहीं देखते थे, इस बार दोनों डायरेक्शन देख रहे हैं। तो आप जो ये वाली एक डायरेक्ट, अगर ये वाली डायरेक्शन अल्फा बीटा गामा है तो ये वाली डायरेक्शन पाई माइनस अल्फा पाई माइनस बीटा पाई माइनस गामा होगी। या फिर ये वाली डायरेक्शन अगर अल्फा बीटा गामा है तो उल्टा वो वाली डायरेक्शन पाई माइनस अल्फा पाई माइनस बीटा एंड पाई माइनस गामा। पूछो। अगर आपको वो डायरेक्शन कोसाइंस एंगल से निकलवाना चाह रहा है तो देगा भी एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल है, इसके साथ इतना है, इसके साथ इतना है, अगर उससे निकलवाना चाह रहा है। और उससे नहीं निकलवाना चाह रहा है, डीआर से निकलवाना चाह रहा है, तो दूसरे तरीके हैं अभी, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके डीसी पे पहुंचते थे ना। हम्म।
अल्फा इज एक्यूट एंगल एंड पाई माइनस अल्फा इज ऑब्ट्यूज एंगल। अल्फा बीटा गामा ऑब्वियसली एक्यूट एंगल है, 90 से छोटे हैं, तो 180 से माइनस कर दूं मैं एक एक्यूट एंगल को, तो ऑब्ट्यूज एंगल जो होगा वो पाई माइनस अल्फा होगा। हाँ, एक ही लाइन से दो एंगल बन रहे हैं ना, आप देखो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। एक ही लाइन, अभी मैंने डेमोन्स्ट्रेट भी करके बताया, दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो दो एंगल बनाएगी बनाएगी, दोनों लीनियर पेयर से कनेक्टेड होंगे, तो एक अल्फा तो एक पाई माइनस अल्फा। फर्क ये होता था कि 2D के अंदर इधर वाला एंगल पॉजिटिव साइड से और जो उधर पाई माइनस थीटा वाला एंगल है वो नेगेटिव साइड से माना जाता था। इस बार ये दोनों ही पॉजिटिव साइड से हैं, तो इसलिए डीसी, हाँ दोनों ही पॉजिटिव साइड से इंटरसेक्शन के एंगल माने जाएंगे, इसलिए डीसीस के दो सेट बनेंगे, एक तो एक्यूट एंगल्स का सेट और एक ऑब्ट्यूज एंगल्स का सेट। समझ गए? हाँ, फिक्स नहीं है कि देखो तीनों एक्यूट हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक सेट में एक एक्यूट एक ऑप्ट्यूज एक एक्यूट हो, तो फिर उसका दूसरा सेट में क्या होगा, जो इधर एक्यूट है उधर ऑप्ट्यूज, जो इधर ऑप्ट्यूज है तो उधर एक्यूट, और इधर एक्यूट है तो मतलब ऐसा नहीं है कि सेट प्लस 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 और माइनस 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 के होते हैं, सेट ऐसे भी हो सकते हैं प्लस माइनस माइनस, लेकिन फिर उल्टा जस्ट इसका उल्टा होगा, माइनस प्लस प्लस होगा। ठीक है, जब एक्यूट एंगल से होगा तो कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, जब ऑब्ट्यूज एंगल से होगा तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो जब इधर वाला एंगल लेंगे अल्फा वाला तब वो डीसी पॉजिटिव देगा, और जब पाई माइनस अल्फा वाला लेंगे तो वो नेगेटिव देगा। ये सारी बातें क्लियर हैं? ओके, अब फटाफट से इसके नोट्स देखो। अच्छा, अब इसके जो एक्सरसाइज है पहली 11.1, उसमें इसने जहां जहां डीसीस पूछा है, डीआर्स तो देखो इनफाइनाइट है, डीआर्स पूछता ही नहीं है ना क्योंकि वो तो इनफाइनाइट है। वेक्टर के जरूर पूछ सकता है क्योंकि उसका तो एक सेट है ना। डीआर्स जो है लाइन के नहीं पूछेगा, लाइन के दे देगा आपको, गिवन देगा है ना, और उससे डीसीस पूछेगा, उससे क्या पूछेगा, डीसीस, तो वही तरीका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, वही तरीका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अब उसको मैग्नीट्यूड इधर ऐसे बोलेगा नहीं कि मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, इधर कुछ और तरीके से बोलेगा, क्योंकि इसका तो कोई मैग्नीट्यूड है नहीं ना लाइन का, तो लाइन का कोई मैग्नीट्यूड थोड़ी ना है, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कराएगा, उससे डिवाइड कराएगा, ये तरीका है, बाकी चीज वही हो रही है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के सम, स्क्वायर के सम से का रूट से डिवाइड कराना, जो वेक्टर में हो रही थी चीज वही हो रही है, बस नाम बदल गया। ठीक है, क्योंकि वहां पे मैग्नीट्यूड एक नाम भी मिल गया था, या मैग्नीट्यूड लाइन का नाम रख नहीं सकते क्योंकि लाइन की फिक्स लेंथ नहीं होती है। तो जब वो डीआर से डीसीस निकालेगा, तो जैसे अभी मैंने कहा कि डीसीस के दो सेट होंगे हर लाइन के, तो उसने पीछे आंसर किसी किसी में तो एक सेट में ही दे रखा है, मतलब पाई माइनस अल्फा पाई माइनस बीटा पाई माइनस गामा वाला एक्सपेक्ट उसने कंसीडर नहीं किया, और किसी किसी में किया है, तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा है ना, कि कब करना है कब नहीं करना है, तो आप एग्जाम में हमेशा करेंगे, उसको चाहिए तो एक सेट ले लेगा, उसको चाहिए तो दोनों रख लेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर वो एक भी क्वेश्चन में नहीं करता तब तो हम भी नहीं करते, किसी में तो किया है, 5-6 क्वेश्चन है, तो एक दो क्वेश्चन में तो डीसीज के दो सेट की फॉर्म में आंसर है पीछे प्लस माइनस में, और एक सेट किसी एक एक आध क्वेश्चन में उसने एक ही सेट आंसर में दिया है, तो फिर कंफ्यूजन सा है ना, तो हम क्या करेंगे, हर बार डीसीज जब भी पूछे लाइन के, तो वी विल कंसीडर टू सेट्स। ठीक है, डन है, सारी बातें क्लियर हैं? चलो ये सब क्लियर है, तो अब नोट्स बड़े ही सरल से हैं इसके, जो आपको नोट डाउन करने हैं, और पहली एक्सरसाइज के लिए रेडी, हम कल पहली एक्सरसाइज पे शिफ्ट हो जाएंगे। हो गया साक्षी? शुरू करें एनालिसिस? ओके, 2 मिनट रुको, 5 मिनट रुको, इनको खत्म करें। अरे क्या नाम है, प्रियांशु, एक काम, देखो भैया, डायरेक्टेड लाइन के बारे में बता देते हैं, क्यों बता रहे हो, रिवीजन तो करना जरूरी है। लेट एल बी ए लाइन, डायरेक्टेड लाइन वेक्टर होता है, अगर एक एल एक लाइन है जो कि अल्फा बीटा गामा नाम के एंगल्स बनाए कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ, अगर ऐसा है तो क्या होगा, तो जो होगा नीचे पढ़ो, मैंने डीसी डी आर के बारे में बताना शुरू कर दिया है फर्स्ट इंप्रेशन में ही। तो क्या होगा, उसके जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे लाइन के वो दो सेट में बनेंगे, एक तो एल एम एन, और एक उन्हीं तीनों के नेगेटिव्स। ये तो निकाल दूंगा मैं कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा से, और ये मैं निकाल दूंगा कॉस पाई माइनस अल्फा कॉस पाई माइनस बीटा कॉस पाई माइनस गामा, वो जो अभी मैंने बात बताई है ना, दो एंगल कंसीडर किए जाएंगे, एक इधर वाला एक इधर वाला। ठीक है, क्लियर है? ऐसे नहीं मानेंगे कि सर ये नेगेटिव साइड से, नहीं, ये भी पॉजिटिव साइड से ही है, ये भी पॉजिटिव साइड से ही है 3D में। ठीक है, ये तो हो गया डायरेक्शन कोसाइंस की बात। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जो डायरेक्शन कोसाइन से प्रोपोर्शनल होते हैं, जैसे मान लो डायरेक्शन कोसाइंस आ गए 2 3 4, तो ये तो फिक्स है ना, तो इनके डीआर इनके कोई भी कितना भी गुना कर दो, इंटू 2 कर दो तो 4 6 9, इंटू 3 कर दो तो 6 9 12, तो ये भी डीआर हैं, ये भी डीआर से कुछ कितना भी प्रोपोर्शनल किसी भी नॉन जीरो स्केलर से इसको मल्टीप्लाई करते जाओ पॉजिटिव या नेगेटिव से, डीआर के अलग अलग सेट मिलते जाएंगे। इनको लाइन की डेफिनेशन में डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्शन नंबर्स भी बोला गया है, डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्शन नंबर्स भी बोला गया है। इन शॉर्ट बात करें तो उस लाइन पे लाए होने वाले हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इसके डायरेक्शन नंबर्स हैं।
इन शॉर्ट, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन या डायरेक्शन नंबर्स ऑफ ए लाइन आर व्हाट, उस लाइन पे लाई होने वाले हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जीरो को जेड कोऑर्डिनेट। और वेक्टर में क्या होता था, जहां वो खत्म हो रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स, जहां वो खत्म हो रहा है बस उसके कोऑर्डिनेट्स ही डीआर होते थे, है ना। ठीक है, समझ आया। ओके, सो डायरेक्शन रेशियोस या डायरेक्शन नंबर्स ऑफ ए लाइन आर एनी थ्री नंबर्स, देखो एनी थ्री नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू इट्स डायरेक्शन कोसाइन, जो उसकी डीसी से प्रोपोर्शनल हो। दैट मींस एल बाय ए इक्वल टू एल बाय ए करूं, पहले डायरेक्शन कोसाइन को डायरेक्शन रेशियो से डिवाइड करूं, दूसरे को करूं या तीसरे को करूं, एक के एक नॉन जीरो कांस्टेंट मिलेगा, नॉन जीरो होना चाहिए, ये जीरो लगा दिया इसकी जगह तो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो डीसीस निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए इंटू के, ये निकालने के लिए क्या कर सकते हैं बी इंटू के, और ये निकालने के लिए क्या कर सकते हैं सी इंटू के। अच्छा, कई बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं सर, इसको ए बाय एल और दूसरा क्या था बी बाय एम और सी बाय एन भी लिख सकते हैं क्या, देखो मैथमेटिकली तो लिख सकते हैं क्योंकि प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल तो इसको इससे डिवाइड करो या उसको से डिवाइड करो, प्रोपोर्शनल ही माने जाएंगे। बट देखो ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम डीसीस निकालने के लिए कर रहे हैं, डीआर तो निकल ही नहीं सकते क्योंकि इनफाइनाइट है। ये हम क्यों कर रहे हैं, डीसीस निकालने के लिए कर रहे हैं, तो निकालने के लिए कर रहे हैं तो कुछ ऐसा फॉर्मूला रेडी करें। अभी जिस समय ये ऊपर ए होता नीचे एल होता तो ए की वैल्यू एल के आती, ए की वैल्यू क्या आती एल के, मतलब एल तो गिवन है, ए निकाल रहे हैं, अरे ये निकालना ही नहीं है ना, निकालना ही ये है, तो फॉर्मूला ही ऐसा रेडी किया ताकि एल की वैल्यू निकले, एम की वैल्यू निकले, एन की वैल्यू निकले। कोई कहे कि सर वहां से भी तो निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है वहां से, फिर पता है कैसे निकलेगा, एल निकालना हो ना तो ए बाई के, अब है तो वो भी एक कांस्टेंट नंबर, इधर भी है, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो निकल तो सकता है, लेकिन कंफ्यूजन होगा, तो इसीलिए प्रोपोर्शनैलिटी में डायरेक्शन कोसाइंस को ऊपर रखा गया और डायरेक्शन रेशियोज को नीचे रखा गया। और डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए जैसे पहला डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो वो एक के जो नॉन जीरो कांस्टेंट है उसको ए से मल्टीप्लाई करो, फिर बी को करो, फिर सी को करो। अब सर ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, तो इसका फिक्स फॉर्मूला है के इक्वल टू प्लस और माइनस वन डिवाइडेड बाय रूट, वही डायरेक्शन नंबर्स के स्क्वायर का सम का रूट। अब ये पिछली बार तक इसका नाम मैग्नीट्यूड था और हम कहते थे मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, मैग्नीट्यूड से divide। अब इस लाइन के रेफरेंस में हम कह नहीं सकते ये मैग्नीट्यूड है ना, तो बस एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट नंबर है, इसको निकालने का तरीका ये है, और इससे हर एक डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई करके डिसीज निकाला जाता है। जैसे पहले को मल्टीप्लाई करना हो तो ए डिवाइडेड बाय जाएगा, दूसरा निकालना है तो बी डिवाइडेड बाय जाएगा, तीसरा निकालना हो तो सी। अब देखो प्लस और माइनस आएगा तो दो सेट बन जाएंगे ना, बनेंगे नहीं बनेंगे, मैथमेटिकली भी दो सेट बन रहे हैं और ज्योमेट्रिकली भी हमने देख लिया कि एक एंगल यहाँ से एक एंगल यहाँ से, दो सेट बन रहे हैं। ओके, चलो आगे बढ़ो, तो एल की वैल्यू ए के, एम की वैल्यू बी के, एन की वैल्यू सी के। सर ये के क्या है, के ये है वेयर के इक्वल टू प्लस और माइनस वन डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये तरीका हो गया अगर डी आर गिवन हो तो डीसीस निकालने का, ये तरीका हो गया अगर एबीसी गिवन हो तो एलएमएन निकालने का। और सर एबीसी ना गिवन हो तो क्या देगा, फिर अल्फा बीटा गामा देगा, फिर सीधा सीधा उसका कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा एक सेट, और कॉस पाई माइनस अल्फा कॉस पाई माइनस बीटा कॉस पाई माइनस गामा, वहां से इस एबीसी वाले तरीके से भी दो सेट निकल रहे हैं प्लस और माइनस में, और वहां से भी एक एंगल का फिर सप्लीमेंट्री एंगल निकालना अल्फा माइनस पाई माइनस अल्फा, तो भी दो सेट निकल रहे हैं। कुल मिला के डीसीज निकालना आ गया एक लाइन की, बड़ा सरल सा काम है, बहुत बच्चों वाला काम लगेगा, मैं एक्सरसाइज सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है आ जाओ, तो एल की वैल्यू क्या हो गई, आपने क्या कहा था ए के, आपने क्या कहा था सर ए के की वैल्यू क्या है, ये के की वैल्यू है, तो ए को इस के से मल्टीप्लाई किया तो कुछ ऐसा फॉर्मूला बन गया, प्लस और माइनस लगा देना, फिर प्लस और माइनस बी लगा देना, प्लस और माइनस सी लगा देना, तीन डीसीस निकालने आ गए डी आर्स की मदद से, टेल मी आ गए। ओके, बस करीब करीब हो चुका है हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन पासिंग, ये छोटा सा टॉपिक और है। अगर मान लो आपको लाइन के ऊपर लाइड दो पॉइंट्स गिवन हो और फिर डिसीज निकलवाए आपसे, ये लाइन है, अलग अलग सिचुएशंस देता था ना, ऐसा हो जाए जैसे स्लोप, लास्ट ईयर क्या कहता था स्लोप ऐसा हो जाए तो अब बताओ इसकी इक्वेशन, ये इक्वेशन है तो अब बताओ स्लोप, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन का क्वेश्चन है कि आपको लाइन के क्या क्या दे सकता है, या तो अल्फा बीटा गामा और डीसीज निकलवा सकता है, या फिर क्या दे सकता है डी आर दे सकता है एबीसी और डीसीज निकलवा सकता है। अब क्या दे रहा है, अब आपको दे रहा है उस पर लाए होने वाले दो पॉइंट्स ऐसे, है ना, उस पर लाए होने वाला एक पॉइंट ये है पी, ये है क्यू, और इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इसके अब बताओ उसके डीसीज। तो पहले मैं इसके डीआरस बना दूं, और एक बार जो मैं इसके डीआरस बना दूंगा फिर तो डीसीज निकालने का तरीका आपको बताइए। अब डीआरस कैसे बनाऊं, दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस, ठीक है ना। पहले तो क्या होता था वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स होता था तो क्यू माइनस पी करते थे, या वेक्टर पी क्यू पी है तो पी माइनस क्यू करते हैं। अभी कुछ फिक्स नहीं है ना कि ये इनिशियल है ये टर्मिनल है, या ये टर्मिनल है या इनिशियल है, तो यू कैन डू एनीथिंग, आप क्यू माइनस पी भी कर सकते हो, आप पी माइनस क्यू भी कर सकते हो।
हाँ, एक बार में तो एक ही करना है, ऐसा नहीं कि एक्स 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 कोऑर्डिनेट के लिए तो क्यू माइनस पी कर दिया और वाई कोऑर्डिनेट के लिए पी माइनस। एक ही तरीका चुनना है आपको, क्यू माइनस पी करना है या पी माइनस क्यू करना है, उसका एक ही तरीका चुन के वो डीआर आएंगे। वो क्या आएंगे? देखो ये पी और क्यू भी डीआरसी है, लेकिन उसने इन दो पॉइंट्स के रेफरेंस में इनफाइनाइट डीआर है बेटा, इनफाइनाइट डीआर है, तो केवल अकेले इस पॉइंट के पी के हिसाब से या क्यू के हिसाब से नहीं निकालेंगे, इन दोनों के रेफरेंस में निकालेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे। क्या कर देंगे? इन दोनों का, जैसे वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स होता था, तो अभी इन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस। तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का तरीका निकलेगा। वेक्टर, अब सुनो, इस पे दो पॉइंट्स लाया कर रहे हैं, पी क्यू, है ना? ओके, तो इस लाइन के डीआर चाहिए, इस लाइन के डीआर चाहिए, आप बेटा वेक्टर पी क्यू के डीआर निकाल लो, वही इस लाइन के भी डीआर माने जा सकते हैं, या वेक्टर क्यू पी के निकालो, आपकी मर्जी है। तो वो वेक्टर पी क्यू के डीआर कैसे निकालते थे? टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, या इनिशियल पॉइंट क्यू पी के कैसे निकालते थे? पी माइनस क्यू। तो क्या कह रहा है, डायरेक्शन कोसाइंस वेक्टर पी क्यू के और लाइन एल के सेम ही माने जाएंगे। लाइन एल के तो वैसे भी इनफाइनाइट है, तो पी क्यू वेक्टर के डायरेक्शन को रेशियोज भी एक सेट है लाइन एल के डायरेक्शन रेशियोज का, और भी है उसके तो, पर ये भी एक सेट है। समझ गए? तो वो कैसे निकालने जाएंगे? वो लास्ट ईयर के लास्ट चैप्टर के कॉन्सेप्ट से निकाले जाएंगे, क्यू माइनस पी। तो क्या हो जाएगा? एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन। ये आ गए डीआरस। एक बार जो डीआरस आ गए तो डीसीस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। देखो क्या कर दूंगा मैं, एल निकालने के लिए, जिसको मैं कॉस अल्फा भी कह सकता हूँ, निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, एक्स टू माइनस एक्स वन, ये तो आ गया डी आर, और पी क्यू की लेंथ, यानी वही जो करते हैं, है ना? पी क्यू की लेंथ वही जो करते हैं। अब मैं वेक्टर पी क्यू लिखूं तो फिर मैग्नीट्यूड लगाना पड़ेगा, लेकिन मैंने लाइन सेगमेंट पी क्यू लिख दिया ना, लाइन सेगमेंट पी क्यू मतलब उसी की लेंथ है ना। फिर एम निकालने के लिए ये काम करेंगे, फिर एन निकालने के लिए वो काम करेंगे। ठीक है, आप कह रहे थे ना कि सर पी और क्यू भी तो वही है, तो फिर आप लेंथ किससे डिवाइड करते हैं? पी क्यू की लेंथ से डिवाइड करते हैं ना, तो फिर इसीलिए डीआर भी आप क्यू माइनस पी ही मानेंगे। अगर आप पी को ही रहने दें और क्यू को हटा दें, तो फिर लेंथ कहाँ है आपके पास डिवाइड करने के लिए, डीसीस निकालने के लिए? इसलिए आपने पी क्यू लेंथ ली है ना, तो फिर डीआर भी पी क्यू की रेफरेंस में क्यू माइनस पी या पी माइनस क्यू करके ही निकाले जाएंगे। अच्छा सर, पी माइनस क्यू करें और क्यू माइनस पी करें, फर्क नहीं पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, पता है क्यों? सपोज ये प्लस माइनस रहेगा, नहीं रहेगा? तो अगर मैं एक्स वन माइनस एक्स टू लिख दूं, तो भी एक बार प्लस में एक बार माइनस में जाना है, और एक्स टू माइनस एक्स वन कर दूं तो भी एक बार प्लस माइनस में जाना है, तो नंबर्स तो वही मिलेंगे, है ना? वही मिलेंगे ना। मैं पांच पे प्लस माइनस लगाऊं या मैं माइनस पांच पे प्लस माइनस लगाऊं, वही पांच और माइनस पांच उधर से भी, और पांच और माइनस पांच उधर से। ठीक है, तो ये एल निकालने का, एम निकालने का, एन निकालने का तरीका हो गया। वेयर पी क्यू की लेंथ कैसे निकालोगे? वही आप एक तरीके से मैग्नीट्यूड बोल दो एक तरीके से, या पी क्यू लाइन सेगमेंट की लेंथ बोल दो, जो कैसे निकाली जाती है। जो ए वाली क्वांटिटी है वो ये हो गई ए स्क्वायर, जो बी वाली क्वांटिटी है वो ये हो गई बी स्क्वायर, और जो सी वाली, मतलब ये डी आर ही तो है, ये डी आर ही है। मैंने क्या करा, डिफरेंस करके डी आर निकालो, फिर तरीका सेम है, बस उसका नाम इधर बदल गया। इधर ए बी सी लिखा हुआ था पिछले क्वेश्चन में, और नीचे जो था के लिखा हुआ था, तो वो के की वैल्यू ये हो गई। समझ गए? क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? या फिर ऐसे देख लो, डिस्टेंस फार्मूला से निकाला था ना हमने लास्ट ईयर, डिस्टेंस फार्मूला से लेंथ सेगमेंट पी क्यू का, डिफरेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द सम एंड रूट, है ना? कुल मिला के लेंथ से डिवाइड करना है, जिसको अपन मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, डीसीस आ जाएंगे, और डीआर के लिए दोनों का डिफरेंस कर देना है। अच्छा, डायरेक्शन रेशियोस ऑफ लाइन पी क्यू आर गिवन बाय वही एक्स टू माइनस एक्स वन, या फिर एक्स वन माइनस, इधर से इधर या इधर से, लेकिन सेट एक बार में एक ही पकड़ना है। अगर आपने क्यू माइनस पी पकड़ा है तो तीनों में क्यू माइनस पी, और पी माइनस क्यू पकड़ा है तो तीनों में पी माइनस पी। जो एक नोट था हमारे उसमें चलता था, वो इसमें भी चलेगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू वन। इससे क्या होगा, वही अगर दो से एंगल की मैंने तो एक तीसरे से पता चल जाएगा। पहले वेक्टर की बात करता था कि एक वेक्टर एक्स एक्सिस का कितना एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस का कितना एंगल बना रहा है, बताओ जेड एक्सिस का कितना एंगल है। अभी लाइन की बात करेगा, एक लाइन एक्स एक्सिस का इतना बना रही है, वाई एक्सिस का इतना बना रही है, तो आप डीसीस निकालो, दो निकाल लो, दो एंगल गिवन है, तो तीसरा इस इक्वेशन में पुटअप करके तीसरा एंगल भी निकल सकता है, तीसरा डीसी भी निकल सकता है। ठीक है, ये रिलेशन सेम कॉपी पेस्ट हुआ है वहां से। ठीक है ना? तो पहली एक्सरसाइज करीब करीब कॉपी पेस्ट हुई है वेक्टर अलजेब्रा से। अब यहाँ से इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस, ये सेकंड एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है, चार पांच क्वेश्चन से कल सॉल्व करेंगे पहली एक्सरसाइज। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।